हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली जो है आज से हमारा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे के पूरे एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन जो है कवर करेंगे। देखिए, बात करें तो प्योरली एनसीईआरटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें ना ही कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है और ना ही इसको इसमें से एक भी ऐसे लाइन या एक भी ऐसे पॉइंट को छोड़ना है। जो भी है उससे पूरे के पूरे लाइन बाय लाइन को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत जो है कवर करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 यानी कि जो बुक है हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर है हमारा सोलर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं या सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आज के इस कक्षा के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। फाइनली बता दें तो हमारे इस चैनल पे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। पहले आप देखिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे वो क्लास 6 के नहीं होंगे। जो भी होंगे वो सभी के सभी ना तो कम से कम तो 12th पास आउट जरूर होंगे। यदि अगर आप क्लास 6 के भी विद्यार्थी हैं और इसे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सोलर सिस्टम की। ये सोलर सिस्टम है क्या? ठीक है, पहले थोड़ा सा इसे तो जान ले कि आखिर ये जो सोलर सिस्टम बार बार हम सुनते हैं, क्या इसे मैं वास्तव में देख पाऊंगा या देख पाऊंगी? तो मैं आपको ये बताऊं, क्या सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि हमारे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा ये कवर कर लेगा, या 1/4 हिस्सा कवर किया है, या एकदम थोड़ा सा स्पेस दिया है हमारे ब्रह्मांड में? ये पूरी की पूरी जो भी मन में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं कि आखिर ये सोलर सिस्टम हमारे ब्रह्मांड में कहाँ अस्तित्व है, इसका क्या वैल्यू है हमारे ब्रह्मांड में और कैसा दिखता है हमारे ये ब्रह्मांड में। तो इसको देखने के लिए पहले एक लेते हैं हम लोग ब्लैंक पेज। ठीक है, और इस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ चीज़ों को जिसके माध्यम से हम देख पाएँ। ठीक है, जिसके माध्यम से हम देख पाएँ। तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर ले और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है प्यारे, देखो मेरे भाई, एक बात बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कर लेना। चलो देखो, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये कुछ लाइनें मैं ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक बात बताते हैं हम आपको कि आप और हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कोई बॉडी है, कोई हिस्सा है या कोई ढाल है जिसे पृथ्वी घेर रखा है, पृथ्वी को जिसने घेर रखा है, जिसके अंदर हम पूरे समाहित हैं, वह है हमारा ब्रह्मांड। और इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या है? ब्रह्मांड है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका ब्रह्मांड है। ठीक है, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड को। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ये 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, ओके, जिसे हम सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मांड है। ठीक है, ओके। अब जब ब्रह्मांड को हम जानते हैं तो एक बात जान लीजिए कि ये ब्रह्मांड जो है, ओके, ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे बड़ा है और इसमें सभी समाहित है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा सौरमंडल आता कहाँ है। आप जो ये देख रहे हैं कि हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा है, तो हाँ, वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इससे भी तो बड़ा कुछ होगा। हाँ है, क्या है? वह है ब्रह्मांड। लेकिन नहीं, ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाहित है। क्या है? ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाहित है और उन चीज़ों में हमारा सौरमंडल, हमारा सौर परिवार आता है। ठीक है, देखिए, तो ब्रह्मांड के बाद हम आपको बता दें कि ये होता है आकाशगंगा। क्या होता है? एक होता है हमारा आकाशगंगा। ठीक है, अब भाई मेरे, आप पूछोगे कि अरे यार ये आकाशगंगा है क्या? देखिए, जो जान रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे।
अब मैं बताऊं कि आपको कि ये आकाशगंगा है क्या। देखिए, मैं बात करूं कि ये आकाशगंगा के बारे में, तो ये लाखों करोड़ों या जितना आपके मन में संख्या आ रहे हैं, उन सभी संख्याओं में तारे की संख्या को देखो, यानी कि उतने संख्या में जो तारे हैं उपस्थित, उन सभी को मिलाकर के हम उसे आकाशगंगा कहते हैं। अब देखिए मेरे भाई, हम आपको दिखाएंगे कि ये आकाशगंगा दिखते कैसे हैं, आकाशगंगा होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये देखो कि आकाशगंगा कैसे बनते हैं। लाखों करोड़ों तारों से मिलकर के, जो स्टार्स हैं उनसे मिलकर के ये आकाशगंगा का निर्माण होता है। अब एक बात बता दें हम आपको कि हमारा एक ऐसा तारा जो सूर्य है, जिसके अंतर्गत से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है, वह जब हमारे इस पृथ्वी पे पड़ता है तो इतना प्रकाशमान करता है। अब वे समझ लो थोड़ा सा कि इतने सारे तारे मिलकर के एक आकाशगंगा का जब निर्माण करेंगे तो वो कितना रोशनी वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे कितना ऊर्जा उत्सर्जित होगा, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, हमारा सौरमंडल। अभी कुछ चीज़ों को मैं बता दूं, ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं बता दूं, डिस्कस कर दूं, तो एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारा सौरमंडल, और इस सौरमंडल के अंतर्गत हमारा आता है पृथ्वी, जिसे हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ कहते हैं। और इस अर्थ के अंतर्गत हमारे जितने भी शहर हैं, हमारे जितने भी गांव हैं, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, हमारे जितने भी महादेश हैं, हमारे जितने भी ओशियन हैं, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत समाहित होते हैं। और इसी के अंतर्गत बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको इस ज्योग्राफी में पढ़ना होगा और इसके बारे में जानकारी लेना होगा। मेरे प्यारे भाई, एक बात आपसे बता दें कि ये जो आकाशगंगा आप देखे हैं, ठीक है, ये जो आकाशगंगा आपने देखा, ओके, ये जो आपने आकाशगंगा मेरे भाई देखा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो कुछ चीज़ों को मैं बताऊं। ये जो आपने आकाशगंगा देखा, ठीक है, ये आकाशगंगा, इस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल एक इकलौता सौरमंडल नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये आकाशगंगा में सिर्फ एक ही ऐसा सौरमंडल है जो हमारा है, जिसमें 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है जिस पे हम वास कर रहे हैं, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। इस आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल का अस्तित्व देखोगे तो एक बिंदु की भांति है। क्या है? एक बिंदु की भांति है, बस इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकते। एक बिंदु के समान जो है ये सौरमंडल हमारा जो है आकाशगंगा में उपस्थित है। इसके जैसा सौरमंडल, अनेकों सौरमंडल जो है आपको आकाशगंगा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया। ठीक है, अगर आप देखोगे कि आपको तो इस पृथ्वी पे जो प्रशांत महासागर है वो इतना बड़ा देखने को मिलता है, हिंद महासागर इतना बड़ा देखने को मिलता है। अगर उसका जगह, उसका स्थान अगर हम आकाशगंगा में देखिए तो एक बिंदु के माध्यम से भी हम डिनोट नहीं कर पाएंगे, एकदम नगण्य हो जाएगा, सूक्ष्म कण से भी छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं चीज़ों को कि क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा कि सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी और हम कैसे एक डिज़ाइन से जो है हम लोग क्रमित हैं। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की ओर आते हैं। देखिए, एक बात बताते हैं कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये लाइन जो है एनसीईआरटी का इतना खूबसूरत है कि आपके एग्ज़ाम में या तो स्टेट पीसीएस ले लो या यूपीएससी ले लो, इसमें जो है स्टेटमेंट के तौर पे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, देखिए 15 दिनों के बाद के चंद्रमा या नए चंद्रमा को अमावस्या की चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, क्या है? अमावस्या की चंद्रमा कहते हैं। देखिए, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण, एक मिनट वेट करेंगे, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते हैं।
सूर्य का इतना ज़्यादा प्रकाश है, ठीक है, कि हम रात में जो चमक रही होती है वस्तुएं उसको हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। अब हम आपसे बता दें कि आप कहोगे कि भाई मेरे ये जो भी चमकते हैं वो भी तारा हैं, वो भी स्टार हैं, और सूर्य भी हमारा क्या है, तारा ही है। तो फिर ये क्यों कि इसके चमक के कारण हम अन्य चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो हम बता दें आपको कि हमारे सौरमंडल में मेरे भाई ये जो तारा है बहुत दूरी पे स्थित हैं। जो ये स्टार्स आप प्यारी प्यारी अपने आंखों से देखते हो ये सूर्य यानी कि पृथ्वी से बहुत दूरी पे है, और हमारा सन जो है, हमारा सूर्य जो है पृथ्वी से कुछ ही दूरी पे है, जिसके कारण इसका जो किरण, इसका जो रोशनी है वो कुछ ज़्यादा पड़ता है हमारे पृथ्वी पे और अन्यों का कम। अब मैं बताऊं कि हमारा सन इतना भी नज़दीक नहीं है कि आप उसे पकड़ लो, आप उसे छू पाओ, आप उसके करीब जा सको, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बात बता देते हैं, ये जो तारे हैं ये दिन और रात यानी कि 24 आवर्स जो है आपको आसमान में दिखाई देते हैं, ठीक है, आपको आसमान में दिखाई देते रहते हैं। लेकिन फिर हम लोग दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं, सिर्फ नाइट के समय ही क्यों देख पाते हैं? तो ये सिर्फ क्या है खेल, सूर्य की किरण का, सूर्य की रोशनी का, जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्या, ठीक है। ओके, अब देखिए कुछ खगोलीय पिंड आपको देखने को मिलते हैं। खगोलीय पिंड में आपके क्या क्या आ सकते हैं, जो भी ब्रह्मांड में है, जैसे कि स्टार्स की मैं बात कर लूँ, प्लैनेट्स की मैं बात कर लूँ, मून या जो भी एस्ट्रॉयड हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके खगोलीय पिंड कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, खगोलीय पिंड कहलाएंगे। ओके, चलिए अब आगे की ओर देखिए खगोलीय पिंड। अब थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। देखिए मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि क्या बता दिया हूँ पहले ही कि हम ये पहले क्लियर कर दिए कि आपको इस लेक्चर में NCERT के अलावा कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज बूस्ट करके नहीं दिया जाएगा। प्योरली NCERT का लाइन बाय लाइन चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर आपको इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी और इससे अधिक जानकारी लेना है ज्योग्राफी में, तो उसके लिए भी क्लास स्टार्ट होंगी, बट पहले हम लोग NCERT के कुछ चीज़ों को कवर कर ले, कुछ हद तक आगे बढ़ जाए, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए खगोलीय पिंड, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय, ठीक है, आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो ये है कि आपको अपने आँखों से जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हुई चीज़ें दिखे, ठीक है, जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हुई कोई चीज़ें दिखे, तो समझ लेना क्या है, वो सभी के सभी को समझ लेना क्या है, वो सभी क्या हैं आपके, वो सभी हैं आपके वो सभी के सभी क्या हैं आपके, वो सभी के सभी आपके खगोलीय पिंड हैं। क्या है, आपके सभी के सभी वो खगोलीय पिंड हैं। ओके, क्या है, खगोलीय पिंड है। ओके, अब देखिए कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसा खगोलीय पिंड आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा आकार होगा, ठीक है, तथा वह गर्म भी होगा और यह गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होते हैं जिनसे यह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं, ठीक है। अब खगोलीय पिंड में कुछ ऐसे चीज़ों आपको देखने को मिलेंगी जो कि बड़ी बड़ी आकार के होंगे, जो गर्म भी होते हैं और उनके पास अपने बने हुए गैस भी होते हैं, जिनके पास क्या होगा, अपनी ऊर्जा होगा तथा प्रकाश भी होगा। अगर ऐसी कुछ वस्तुएं देखने को मिल रही है तो आप समझ लो कि क्या होगा, वह होंगे आपके तारा, जिसके पास खुद का अपनी ऊर्जा हो, खुद का अपना प्रकाश हो, उन्हें हम स्टार कहते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। ओके, अगर वो चीज़ें आपको दिखे तो समझ लेना कि ये स्टार्स हैं, तारा है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ें तो देखो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड जो हैं
ग्रह या प्लेनेट कहलाते हैं। अब मैं बता दूं कि ग्रह और प्लेनेट, अब एक बात बता दें कि आपसे कि क्या ये पृथ्वी के पास कोई अपना प्रकाश है क्या कोई अपना ऊर्जा है इसके पास? बताइए, क्या इसके पास कोई अपना ऊर्जा है? क्या इसके पास कोई अपना लाइट है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसके पास खुद का अपना ऊर्जा हो, खुद का अपना प्रकाश हो। तो फिर ये दिखता कैसे है? हमें आपको बता दें कि अगर आप क्लास 12th में, अगर फिजिक्स में एक चैप्टर है, 10th में भी है, लाइट नाम का, अगर उसे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक हमारे आँखों के पास लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं आएगा किसी वस्तु से टकरा करके, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तब तक हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन का कार्य जो है हमें दिखने में, दिखाई देने में कार्य करती है। ठीक है, खैर छोड़िए, वो है फिजिक्स की बात, लेकिन मैं बता दूं कि आपको ये पूरी की पूरी नॉलेज रखनी होगी। तो देखिए, जिसके पास अपना ऊर्जा, अपना लाइट हो, वो तो तारा कहलाएगा, वो तो स्टार कहलाएगा। लेकिन फिर ये जिसके पास ये दोनों में से कुछ ना हो, ये दोनों में से कुछ ना हो, वो क्या है? वह है हमारे प्लेनेट्स, वह है हमारी ये 8 ग्रह, जिसमें बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, ठीक है, शुक्र, मंगल, जितने भी ग्रह हैं, नेपच्यून, अरुण या वरुण, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। और ये जो ग्रह हैं, ये तारों के माध्यम से, स्टार के माध्यम से क्या करते हैं? ऊर्जा और लाइट को अवशोषित करते हैं, जिसके माध्यम से वो चमकते हैं, जिसके माध्यम से वो दिखाई देती हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को तो आप जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो इसी पे वास कर रहे हैं। पृथ्वी के हर एक चीज़ को हम आगे भी खंगालेंगे, इसके इंटीरियर पार्ट्स को भी आगे बहुत अच्छे से खंगालेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन करके एक सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को सजा किया है, सुशोभित किया है, कि अगर आप इसमें दिल लगा बैठेंगे, अगर आप इसे दिल दे बैठेंगे, तो मेरा कहा मानिए कि आपको सक्सेस होने से तो भाई कोई नहीं रोक सकता। एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम जानकारी लेते हैं यहाँ से पृथ्वी के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे पृथ्वी को, फिर पृथ्वी के बाद हम अपने सभी ग्रहों को देखेंगे, और जब ग्रहों को देखेंगे तो ये पूरे ग्रह के परिवार को ही हम क्या कहेंगे? सौर परिवार कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसके पूरे के पूरे ग्रह, पूरे के पूरे उल्कापिंड, पूरे के पूरे क्षुद्र ग्रह, ये सभी चीज़ों को देख लेंगे तो ये हमारा सौर परिवार बन जाएगा। जब सौर परिवार बन जाएंगे और इसमें फिर हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर अंत में जाकर के हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, तो आपको ये पूरा का पूरा सौर मंडल का जानकारी जो है आपके पास जो एनसीईआरटी में दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, बात सही है, यह एक ग्रह है, गृह नहीं ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब देखिए, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा हमारा क्या है? सूर्य है। सबसे नज़दीक तो ये सूर्य ही है, उसके बाद ही और तारे हैं, ठीक है, बट उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। आकार में यह जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये लाइन कह रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है, कि अगर आप पृथ्वी को एक दूरी पे देखोगे, एक दूरी से जाकर के देखोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसने लिया कि आप चंद्रमा पे जाकर देखोगे, चंद्रमा के पास से जाकर देखोगे, वही चंद्रमा भाई, हाँ बिल्कुल, जिसे हम बचपन में चंदा मामा कहते थे।
तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये चमकती हुई ही दिखाई देगी। कारण क्या है कि इसके पास कोई अपना प्रकाश, कोई अपना ऊर्जा नहीं है। अब अपना प्रकाश और अपना ऊर्जा नहीं है तो किसी और से ये प्रकाशित होती है तो वो चमकती हुई ज़रूर दिखाई देगी। मेरे भाई एक बात थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेना, अंधेरे में किसी वस्तु के ऊपर आप टॉर्च जला देना, ठीक है, और कहीं और से जाकर देखना तो तुम देखोगे कि वो चमकता हुआ दिखाई देगा। क्या है? वो चमकता हुआ दिखाई देगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई अपना प्रकाश है नहीं। तो जब उसका अपना प्रकाश नहीं है, जब उस पर कोई और प्रकाश डालेगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा। और बात करें कि अगर आप पृथ्वी से ही चंद्रमा को देखते हैं तो कितना प्यारा सा ये दिखता है और एकदम चमकता हुआ दिखता है, और ये रात्रि में एकदम अच्छा नज़ारा, अच्छा व्यू देता है और आपको देखने में बहुत आनंद आता होगा। मुझे तो आता है, खैर मुझे उम्मीद है आपको भी आता होगा। तो ये रीज़न यही है कि इन दोनों के पास, किसी के भी पास अपना लाइट नहीं है, अपना ऊर्जा नहीं है। ओके, चलिए देखिए, अंतर से देखने पर पृथ्वी, एक मिनट मेरे भाई वेट कर लेना। चलो, देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह कहने का रीज़न यही है कि इसके 2/3 सतह पे क्या है? नीला है, पानी है, ठीक है, और पानी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को भूआब भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी को भूआब क्यों कहा जाता है, वेट करेंगे थोड़ा देर। चलिए, ध्रुवों के पास जो है थोड़ी सी चिपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। अब देखिए, ये ध्रुव क्या है अगर आप अगले चैप्टर में बढ़ोगे, अक्षांश और देशांतर, तो ये जो है यहाँ इसको ध्रुव कहते हैं, और ये भी इसका एक ध्रुव है। मैप पे अगर आप देखोगे तो पृथ्वी का ये वाला भाग नॉर्थ कहलाता है और ये वाला भाग साउथ कहलाता है, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वाले भाग को और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं बताना, ठीक है। तो हम बता दें आपको कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ, और इसको साउथ, यानी कि इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इन दोनों जगहों पे थोड़ी थोड़ी चिपटी हुई है, थोड़ी थोड़ी क्या है, चिपटी हुई है, जिसके कारण ये भूआब की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसे भूआब कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, कितना प्यारा प्यारा डायग्राम मैं बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ सके अच्छे से क्या हो रहा है। वेट करेंगे। चलिए, अब देखिए, ग्रह की मैं बात करूं तो आप सभी को मालूम है कि सबसे प्यारा, सबसे बड़ा और सभी ग्रहों का जान जो है वह है हमारा सन, वह है हमारा सूर्य, जो सभी को प्रकाशित करता है, ठीक है। इनके बिना तो पूरा दुनिया अंधकारमय है, ठीक है। ये इन्हें हम सूर्य देव के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो एक बात हम आपको बता दें, ठीक है, एक बात हम आपको बता दें कि चलिए, अब देखिए, जो सन के सबसे करीबी का ग्रह है, यानी कि आपको अगर एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए, एक श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है, तो आपको एक व्यक्ति को, यानी कि आपको ही हम मान लें, या चलिए हम अपने आप को ही मान लें कि हम सबसे पहले वाले, या मतलब किसी रोह के सबसे पहले स्थान पे हम हैं, उसके बाद कोई और है, उसके बाद आप हैं, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और। ओके, तो अगर उसके बाद करके कोई और है, तो उसी तरह से सन है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य के बाद सबसे पहले जो है मरकरी है। क्या है? सूर्य के बाद सबसे पहले क्या है? मरकरी है, याद रखिएगा, क्या है? मरकरी है। उसके बाद वेनस है, उसके बाद हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी है, उसके बाद मार्स है यानी कि मंगल, उसके बाद क्या आता है? जुपिटर आता है, सटर्न आता है, यूरेनस आता है, और नेपच्यून आता है, और प्लूटो आता है। अब देखो बात क्या है,
बात कुछ नहीं है, बात ये है कि ये जो है ये एक लाइन है, क्रमबद्ध तरीका है। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसे भी मैं गोला कर दूँ तो बेटर दिखेगा। अब देखिए बात करते तो इस पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा ग्रह जो है वह है हमारा मरकरी यानी कि बुध। क्या है? बुध। अब देखिए इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी तो हम देंगे आपको, बट पहले थोड़ा देख लो। ओके, बुध है कि पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हूँ। बस इसी क्रमबद्ध तरीके में आप इसको उतार लो। इसी क्रमबद्ध तरीके में क्या करो, आप इसे उतार लो, और आप इसे उतारोगे तो क्या करोगे, इसी तरीके से आप इसकी स्टडी करोगे। देखो एक बात मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड बुक का जो है नोट्स आप अलग नोटबुक में नोट करोगे, और NCERT का नोट्स जो है एक अलग नोटबुक में आप नोट करोगे। क्यों? क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको बार बार जो है क्या करना पड़ेगा, इसका रीडिंग करना पड़ेगा, इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको करो क्या, इसको यही करो कि आप इसके लिए अलग से जो है एक कॉपी नोटबुक बना लो। ओके, क्या करो, कॉपी या नोटबुक बना लो। ठीक है, ओके, आप समझ रहे हो ये चीज़ें? मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। आप कोशिश करें कि समझ सकें। ओके, अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। अब एक बात अगर हम करें, क्या करें, एक बात कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि आपको कुछ समझ में आ सके, क्या आ सके, आपको समझ में आ सके कि हाँ हम कह क्या रहे हैं। अब ये आपको 8 ग्रह तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन 8 ग्रह भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। क्या है? 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। अब 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये देखो, क्या है, ये देखो कुछ चीज़ें मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखते चलो, फिर देखो यहाँ करके, ऐसे करके, ओके, ये कुछ ऐसे इस प्रकार की उल्का पिंड यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ चीज़ें घूमते हुए आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? सौरमंडल का जब आप अंतरिक्ष में निकलोगे और सौरमंडल का जब आप क्या हो परिभ्रमण करोगे तो देखने को मिलेगा। ओके, तो जब देखने को मिलेगा तो क्या देखोगे कि ये कुछ छोटे छोटे जो है मंगल और जुपिटर, क्या है, मंगल और जुपिटर के बीच जो है आपको ये देखने को एक पट्टी की तरह, एक पतली पट्टी की तरह जो है, पट्टी समझते हो ना, पेटी समझते हो, पेटी, पतली पेटी की तरह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा तो ठीक है, तो इसे कहते क्या है, देखने को मिल रहा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो दिखाई देता है कि है क्या, ये है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह क्या है, अब क्षुद्र ग्रह है क्या, देखो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के मध्य। अब एक बात यहाँ से देखो, कक्षा क्या है, कक्षा मतलब क्लास मत समझना, देखो कक्षा मतलब कि जहाँ पे ये ग्रह जो है अपने ही अक्ष पे, अपने ही कक्ष में, यानी कि कक्ष की बात करें तो कक्षा यानी कि क्लास, राइट, कक्षा यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्लास। अब आप अपने स्कूल में जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप अपने कॉलेज में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप उस कॉलेज के या उस स्कूल के ग्राउंड के अंदर जाओगे अंदर, तो आपके लिए आपके कक्ष निर्धारित होंगे कि चलो आप क्लास 6 के विद्यार्थी हो तो इसी कक्ष में बैठोगे, इसी कक्ष में जो भी आपकी स्टडी होंगे, जो भी आपके 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक की पढ़ाई होंगी, वो सभी इसी कक्ष के अंतर्गत आपको करना होगा। हाँ, लेकिन भले ही आप चाहो तो जब टाइम मिले तो आप उस स्कूल के ग्राउंड के अंतर्गत जाकर के आप प्ले वाले रूम में जाकर खेल सकते हो,
जिम वाले रूम में जाकर के जिम कर सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ कर के कुछ एक्स्ट्रा बुकों का अध्ययन कर सकते हो, या ग्राउंड में जाकर के क्रिकेट खेल सकते हो। लेकिन आप अपने कक्ष में ही, अपने उसी कक्ष के अंतर्गत ही आप अपना स्टडी करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इससे दो चीज़ें आपको समझ में आएगा, घूर्णन और परिभ्रमण, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। आगे की ओर बताएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मंगल और बृहस्पति के कक्ष के मध्य सैकड़ों की संख्या में ठोस खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा, समझ रहे हो ना, परिक्रमा और घूर्णन में अंतर है, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ रहे हो ना, वेरी गुड। तो एंटी क्लॉक वाइज में कर रहे हैं। ये जो है, जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, जो ये ग्रह हैं, जो इस प्रकार से इस सूर्य के जो है परिभ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, इसी के भांति जो है ये भी क्या कर रहे हैं, कुछ ये खगोलीय पिंड जो हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज जो है क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए, वोल्ट्स नियम के अनुसार मंगल एवं पृथ्वी के मध्य दूरी के विश्लेषण के आधार पर एक ग्रह आवश्यक ठीक है न जाना चाहिए, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं। अब देखिए, ये मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कहने का मतलब यही है हमारा कि मेरे भाई ये जो क्षुद्र ग्रह हैं कैसे बने, तो ये बने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में जो है ये बनते हैं। अब देखिए, ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया के तात्पर्य से अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक आप लोहा लीजिएगा और लोहा में कुछ अन्य आकारों को बनाने का कोशिश करेंगे, कुछ और आकार बनाने का कोशिश करेंगे, तो उसमें से छोटे छोटे कण जो है, हथौड़ी और एक आता है छेनी, जिससे काटेंगे, या ग्राइंडर से आजकल कट रही है तो काटोगे उससे, कि छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ चीज़ें गिरेंगे, ठीक है। और वो जब गिरेंगे तो क्या वो भी तो लोहा ही रहेगा, लेकिन वो रहेगा छोटा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग। देखिए, सब जगह उससे अलग अलग भाषा में यूज किया जाता है, अलग अलग शब्द जो है उसके लिए डिनोट किए जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, इसी का तो पार्ट्स हैं। तो ये ग्रह जो है जब क्या करते हैं, जब बनते हैं, इनका जब ये निर्माण होता है, ये निर्मित होते हैं, तो ये करते हैं सूर्य की परिक्रमा। बस इन्हीं के भांति ये भी क्या करता है, ये खगोलीय पिंड भी इनका परिक्रमा करने लगता है, ठीक है। ये जो है, जब इसका आकाशीय पिंड जो है उसके टकराने से जो है पदार्थ बिखरते हैं तो दूर दूर तक फैलते हैं, तो ये क्षेत्र जो है ग्रह के रूप में ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि विभिन्न क्षुद्र ग्रहों में कुछ इंपॉर्टेंट क्षुद्र ग्रह है, जिसमें से आप ले सकते हो सीरसस, ठीक है। क्या ले सकते हो आप इसमें से, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा, वेट करेंगे, मैं अभी कुछ, हाँ वेट करेंगे, चलिए, हाँ सीरसस ले सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, सीरसस जो है आप ले सकते हैं, चलिए। वेट करेंगे, थोड़ा सा पेन जो है नहीं चल रहा मेरे भाई, ठीक है। सीरसस, ठीक है, हाँ सीरसस हो गया। दूसरा है पल्लास, ठीक है, एवं जुन्नो, ठीक है, पल्लास एवं जुन्नो, ठीक है, ठीक है, जुन्नो को ले लो, एवं पल्लास को भी ले सकते हो, ठीक है, एवं पल्लास को। ये कुछ तीन नामों को आप नोट कर लो, क्या है, क्षुद्र ग्रहों के पास। थोड़ी सी देखो, इसी से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया, ओके। अब देखो, आगे की ओर बढ़ोगे, आगे की ओर बढ़ोगे तो कुछ कुछ जानकारी मैं आपको दूं, तो आप यहाँ से पाओगे, क्या पाओगे,
अब आप यहाँ से अगर देखो तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रहों में बुध की। देखो सूर्य का सबसे करीब होने की वजह से पृथ्वी की परिक्रमा भी सबसे तेजी से करता है। लगभग ये जो है आपका ये मरकरी जो है सबसे करीब है और ये 28 दिनों में जो है सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। देखो जैसे कि आप मंदिर का परिक्रमा कर लेते हो, मान लो कि ये स्टार जो है मंदिर है और इस मंदिर की परिक्रमा आप ऐसे करोगे, ऐसे ही करोगे ना, 5 बार करो, 11 बार करो, 12 बार करो या 13 बार करो, करते हो तो ऐसे ही है। लेकिन एक बात बता दूं, सॉरी हमसे गलती हो गई, या तो परिक्रमा 5 बार करते हैं शायद, या 9 बार करते हैं, ठीक है, या 9 बार करते हैं, क्या आपके 11 बार करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, वैसे जो भी हो, ठीक है। तो 88 दिनों में करता है, ठीक है। अब बात करें इस ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। अगर जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, क्या है, हमारा अर्थ के पास तो वायुमंडल है, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। ओके, नहीं है, इसके पास क्या है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब बात करें तो देखो ये जो है, ये जो ग्रह है वायुमंडल रहित है, तो यहाँ पे जो है आप जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तापमान की मैं बात करूँ तो 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या है, 450 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान है, टेम्परेचर है। इस ग्रह पे अगर जाओगे आप तो 450 डिग्री सेल्सियस, कितना, 450 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान आपको देखने को मिलेगा इस ग्रह पे। अब देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या वहाँ पे जीवन, इससे भी अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, क्या वहाँ पे जीवन यापन करना संभव है? क्या वहाँ पे आप जीवन जाकर के जी सकते हो? ठीक है, नहीं जी सकते हो, ठीक है। देखिए एक बात करें तो ये बुध ग्रह को ही हम व्यापार एवं कौशल का देवता कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्यापार एवं कौशल का देवता किसे कहते हैं तो ये बुध ग्रह को ही कहते हैं। किसे? बुध ग्रह को ही कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, किसको कहते हैं? बुध ग्रह को ही कहते हैं हम। ओके, चलो अगर यहाँ तक जानकारी हो गई हो तो हम कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम वीनस के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यह प्रकार में पृथ्वी के लगभग समान है। यह आकार में वेनस जो है यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, यानी कि लगभग समान रूप में है। तो लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़ुआ बहन भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के जैसे ही दिखाई देती है, ठीक है। ये चमकीली आकाश पिंड है, ठीक है, यानी कि चमकीला ग्रह है। ओके, फिर बात करते हैं हम अपने अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में पूरी जानकारी है। फिर बात करते हैं मंगल की। बात करें मंगल की तो मंगल अमंगल, ठीक है भाई मेरे, देखो मार्स, ठीक है। मंगल की बात करें, देखो इसे जो है युद्ध का देवता कहा जाता है। किसे? मंगल ग्रह को जो है हम युद्ध का देवता कहते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इसके सतह में आयरन ऑक्साइड में प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए यह लाल रंग का दिखाई देता है। याद रखिएगा ये लाल रंग का दिखाई देता है, ये रेड दिखाई देता है। क्यों? आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण ये रेड दिखाई देता है। किस रंग का? रेड कलर का दिखाई देता है। रेड कलर के दिखाई देने का कारण यही है, रेड कलर का दिखाई देने का कारण आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप जान गए हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ जान रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। देखिए बात करें मंगल तो अपने अक्ष पर जो है क्या है, ये अपने अक्ष पे परिक्रमा जो है लगभग कितने 687 दिनों में पूरा करता है। इसलिए मंगल में भी पृथ्वी की तरह 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, 4 सीजन पाए जाते हैं। इस ग्रह में दुनिया का सबसे ज्वालामुखी, जो सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत जो है ओलांस, ठीक है, ठीक है, मानस है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करें सबसे विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्र निक्स ओलंपिया है। क्या है?
सबसे विस्तृत ज्वालामुखी की अगर बात करें तो थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं, निक्स ओलंपिया है, ठीक है। क्या है? निक्स ओलंपिया है, ठीक है, ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया है। तो ये बात आप नोट कर लो, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जब ये पृथ्वी के समान है तो देखो यहाँ पे भी 4 ऋतु पाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी 4 ऋतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी उपग्रहों की तो 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस, ठीक है। एक है फोबोस और एक है डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, याद रख लेना। उपग्रह क्या होते हैं मैं आगे जिक्र करूंगा, ठीक है। क्या है? फोबोस है और एक आपका डीमोस है, ठीक है, डीमोस है, ठीक है। क्या है? फोबोस और एक डीमोस है। ये 2 उपग्रह आपको किसका देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपका मंगल का, ठीक है। सॉरी, मंगल का नहीं, एक मिनट आप 1 मिनट वेट करो, हाँ, मंगल का, ओके। सॉरी, हम आपको बता रहे थे अर्थ के बाद हमने बताया आपको मंगल, ठीक है। शुक्र के बारे में बता रहे थे, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र का जो है आपको ठीक है, चलिए सॉरी, मंगल का है, शुक्र का नहीं। शुक्र ये जो है इधर रहा, ओके। अब देखो, हम अर्थ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, फिर देखते हैं इसके बाद हम मार्स के बारे में, ठीक है। मार्स यानी कि मंगल। देखो, मंगल ग्रह को हम युद्ध का देवता कहते हैं क्योंकि इसके सतह में जो है आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। देखो एक बात कि ये मंगल ग्रह जो है आपको रेड दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये रेड दिखाई देता क्यों है, ये लाल क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का रीज़न है कि इसके सतह पे जो है आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है, इसलिए यह लाल रंग दिखाई देता है। बात करें तो ये जो है पृथ्वी तथा शुक्र से भी छोटा है। पृथ्वी और शुक्र को देख रहे हो ना, इससे भी छोटा ग्रह जो है ये मंगल है। यहाँ पे जो है 4 ऋतुएं पाए जाते हैं, ठीक है। कितने? 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। और देखिए, बात करें तो यहाँ पे एक सबसे विस्तृत ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है, क्या है? जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स क्या है? ओलंपिया, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। इसके 2 उपग्रह हैं। क्या है? इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक है आपका फोबोस, ठीक है, फोबोस, और दूसरा है आपका डीमोस, ठीक है, ठीक है। अब रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ी सी नेटवर्क इशू है जिस कारण ये लैग कर रहा है, ठीक है, डीमोस, ठीक है। तो नोट कर लो, ओके। अब देखो, इतनी ही जानकारी लो, एनसीईआरटी में तो इतना डेप्थ दिया नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, वर्तमान में देखें तो शोध से ज्ञात होता है कि मंगल पर जल एवं जीवन की उपस्थिति की संभावना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे भी तो 4 ऋतुएं पाए जाते हैं, हमारे अर्थ में भी 4 ऋतुएं पाए जाते हैं, ओके। तो ये दोनों पे जब सीजन सेम है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया हूँ। फिर आता है आपका यहाँ पे जुपिटर। क्या आता है आपका? यहाँ पे आता है जुपिटर, आता है यहाँ पे आता है क्या? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। देखो, आपको बात करें तो किंग ऑफ स्टार सोलर सिस्टम, किंग ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का राजा है ये, इसे कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। ये गैसीय ग्रह होता है जिसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन जैसे गैसों से निर्मित है। वर्तमान में खोजे गए उपग्रहों में सर्वाधिक संख्या बृहस्पति के बाद है। अगर बात करें तो ये जो हमारे 8 उपग्रह हैं, 8 उपग्रहों में अभी प्रेजेंट में देखें आपके
तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है। किसके पास? जुपिटर के पास, यानी कि बृहस्पति के पास। बात करें जिसके उपग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं। इसका इतना उपग्रह है इसके पास कि इसके पूरे के पूरे उपग्रह को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे हमारे जो विद्वान जो महोदय लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं? स्मॉल यानी कि मिनी यानी कि छोटा सोलर सिस्टम इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या? छोटा सोलर सिस्टम, जिसमें से 4 उपग्रह जो मुख्य हैं, जिसे बात करें यूरोपा, ठीक है, गैनीमाड, ठीक है, टॉलिस्टो एवं आइयो। ठीक है, ये क्या है? इसके खोजे गए गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ये 4 जो उपग्रह है इसका खोज जो है गैलीलियो ने किया था। कौन कौन सा? यूरोपा, गैनीमाड और टेलिस्टो एवं आइयो। इसका खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, इसलिए इन 4 ग्रहों को संयुक्त रूप से गैलीलियन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियन ग्रह भी कहा जाता है। ओके, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा शनि देव, तो नाम सुना ही होगा, शनि ग्रह, सटर्न। ठीक है, अब देखो बात करें, शनि को कृषि का देवता कहा जाता है। ठीक है, हमारे सौर ग्रह में न्यूनतम, ठीक है, हमारे सभी ग्रहों में न्यूनतम है, ये छोटा है। ओके, अब बात करें तो ये 1 मिनट वेट करेंगे। सॉरी, ये हमारे सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। ठीक है, जिसका घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम यानी कि 0.79 जो है 79 ml। ठीक है, ml जो है इसका द्रव्यमान है। ठीक है, घनत्व है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे किसी विशालकाय सागर में, यानी कि बहुत भव्य बहुत बड़ा सागर में अगर रख दिया जाए, ये तैरता हुआ प्रतीत होगा, ये तैरता हुआ दिखाई देगा, ये तैरने लगेगा। ठीक है, ये यानी कि ये बहुत हल्का है, नहीं डूब पाएगा, फुटबॉल की भांति जो है ये गोल तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं? तो बस थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं अरुण यानी कि यूरेनस की। ठीक है, यूरेनस की, अब देखो यूरेनस की मैं बात करूं तो ये हमारे सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। क्या है? तीसरा बड़ा ग्रह है। ग्रह अरुण सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ के साथ करता है। ये देखो 98 डिग्री झुकाव के साथ जो है ये करता है। ठीक है, तो 98 डिग्री झुकाव जो है बाबू बहुत होता है, कुछ ज़्यादा ही मान लो। 98 डिग्री झुकाव का मतलब हो गया कि हमारा पृथ्वी जो है 30 डिग्री के झुकाव पे है, फिर भी यहाँ पे आपको ये 98 डिग्री झुकाव देखता है, यानी इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखना, इसे जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या? इसे जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ओके, तो ये बात आप कान खोल के सुन लो। बात आता है नेपच्यून की। ठीक है, तो वेट करो। अगर मेरे भाई नेपच्यून को देखा जाए, ठीक है, तो इसके बारे में हम अगर आपको कुछ चीजें बताएं तो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और प्लीज नोट करो। इसे हिंदी में वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम वरुण कहते हैं। नेपच्यून को क्या कहते हैं हिंदी में? वरुण कहते हैं। ओके, अब देखो हम बात कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो ध्यान से देखो। कुछ चीज़ों के मतलब हो गया कि ग्रहों के बारे में। ओके, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें नेपच्यून के बारे में बता देते हैं, थोड़ा बहुत करके आप उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो नेपच्यून है भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे जल का देवता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? इसे जो है हम लोग वरुण को वरुण देव कहते हैं ना, कि जल में वरुण देव का वास होता है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में। ठीक है, तो इसे हम वरुण देव के नाम से जानते हैं। अरुण एवं वरुण दोनों लगभग एक ही रंग के हैं, यानी कि ब्लू दिखाई देते हैं। क्या? ये दोनों जो हैं ब्लू दिखाई देते हैं। ये दोनों कलर जो हैं ब्लू दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ब्लू दिखाई देते हैं, तो चलो ठीक है, बात इतना ही पे रहने दें कि या कुछ और डेप्थ कर दें। चलो बताते हैं कुछ और जानकारी। देखो, इसलिए इसे अरुण
का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शनि के अलावा अरुण एवं वरुण ग्रह भी ऐसे हैं जिसमें वलय पाया जाता है, परंतु इसके वलय सापेक्षिक रूप से धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित इस ग्रह के 5 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से थोड़ा सा आप सर्च करेंगे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ये एक प्यारा सा ग्रह जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा था, जिसे दूध पिला करके, दूध भात खिला करके, दूध चावल खिला करके हमने कहा कि बाबू तुम अभी बच्चे हो, ग्रह में काउंट करने लायक नहीं हो, अभी कुछ अपने अंदर मैच्योरिटी ला लो, फिर हम तुम्हें ग्रह में काउंट करेंगे। इसे हम लोग क्या किए कि निकाल दिए। ठीक है, अभी तो बच्चे दूध नहीं खा रहे हैं, अभी बच्चे सेरेलैक्स खा रहे हैं। देखो बात करते हैं प्लूटो की। ठीक है, इसे यम ग्रह या बौना ग्रह भी कहते हैं। ये सौरमंडल का 1930 में खोजा गया ग्रह है। याद रखिएगा 1930 में ये खोजा हुआ ग्रह है। आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भाई हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा आप कि इतना डेप्थ जानकारी आपको कोई नहीं देगा। बता तो रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी, बट अगर टॉपिक है तो थोड़ा सा उसे रिलेट कर दे रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है। जब मेरा कुछ नहीं जा रहा तो आपका भी कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इसे 1900 जो है, ध्यान से सुनना, 30 में खोजा गया था। ठीक है, 9वां ग्रह ये माना जाता था, पहले था। ठीक है, परंतु 2006 में IAU द्वारा ग्रह की बदली हुई परिक्रमा के आधार पर ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह अपने समीप ग्रह वरुण की कक्षा में प्रतिच्छेदित करता था, यानी कि घुस जाता था। दूसरों के घर में जाओगे तो समाज से बाहर किए जाओगे। देखो इसलिए कहा जाता है कि मेरे भाई दूसरे के घरों में मत जाओ। ठीक है, तो दूसरे के घरों में जाना बहुत काल पड़ा हमारे बौने ग्रह को, यानी कि भुट्टे ग्रह को। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ये नहीं समझ पाया। ठीक है, चलिए इतना तो जान गए, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला स्लाइड क्या दिखाता है एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा पूरी जानकारी। देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में, ठीक है, करने वालों को खगोल शास्त्री, अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमना, क्योंकि ये जानकारी हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं उपग्रह, जो कि पहले मैंने आपको सभी ग्रहों का उपग्रह बताया, इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। वेट करेंगे, थोड़ा सा ये इधर उधर करता है। बात करते हैं, ये प्यारा सा उपग्रह है जिसके पास दो आंख है, एक कान होगा, नहीं दो कान होंगे, एक नाक होगा, और ये प्यारा सा ब्लैक कलर का स्माइल भी दे रहा है। ठीक है, इसका वोट ही ब्लैक है तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। रेड आपको पसंद है मुझे मालूम है, लेकिन इसका ब्लैक ही है। देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जो कि हमारा प्यारा सा पृथ्वी का प्यारा सा उपग्रह, और एक इकलौता उपग्रह हमारा चंदा मामा दूर के हैं। ठीक है, ये चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है, ये चंद्रमा है। तो बात करते हैं कि ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सहचर। ठीक है, तो ये उपग्रह है। अब मेरे भाई यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये तो उपग्रह के बारे में तो थोड़ी जानकारी तो लेनी होगी ना। चलो ले लो जानकारियाँ, क्या है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जीवन भर जानकारी लोगे तो भी अच्छा ही है, लेकिन तब भी पूरा नहीं कर पाओगे। चलो अपने प्यारे से उपग्रह के बारे में देखते हैं। ऐसे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा हमारे ये प्यारे उपग्रह, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे दिखते हैं मुझे। देखो, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी हमारा चंदा मामा है। ठीक है, क्या है, चंदा मामा है, आप समझ रहे हो ना। जो हमारे मामा का व्यास जो है केवल 1/4 है पृथ्वी का। पृथ्वी का कि व्यास का, व्यास समझ रहे हो ना, डायमीटर व्यास समझ रहे हो। चलो मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, चलो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो है ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में मिला दो आप, इधर से इधर एक रेखा खींच दो।
ये जो रेखा खींचे हो ना, यही हमारा क्या है, व्यास है, डायमीटर है, और इसकी एक हाफ कर दोगे तो ये हमारा त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसे हम व्यास कहते हैं। तो इस व्यास का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से जो है लगभग, अगर ये पृथ्वी है हमारा, तो इससे लगभग जो है ये हमारे चंदा मामा जी हैं जो कितने दूरी पे हैं। अब ये देखो, काउंट कर लो आप, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब समझ लो, मुझे तो आता नहीं है, मैं लिख रहा हूं 384,400। ठीक है, इतने दूरी, किलोमीटर की दूरी पे जो है ये अवस्थित हैं हमारे पृथ्वी से हमारे मामा श्री। ठीक है, हमारे पृथ्वी से हमारे मामा श्री इतने दूरी पे अवस्थित है। अब देखो, ये जो है हमारे चंदा मामा, जो पृथ्वी का एक चक्कर जो है सिर्फ 27 दिनों में जो है पूरा करते हैं। कितने? 27 डेज में। ठीक है, 27 डेज में जो है ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं लगभग इतने ही समय में, उतने ही दिनों में जो क्या है, ये अपने अक्ष पे भी घूर्णन कर लेते हैं, अपनी कक्षा में ही घूर्णन कर लेते हैं। मेरे प्यारे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए घूम लेते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब मेरे भाई, जब दोनों एक ही साथ चलेंगे तो जिधर जिधर पृथ्वी उधर उधर चंद्रमा, यानी कि आगे तुम चलो मैं पीछे। ठीक है, बन के तेरी सया। ठीक है, तो ये जो है इसके पीछे पीछे जो चलता है, तो जिधर जिधर पृथ्वी घूमती है उधर उधर चंद्रमा घूमता है। तो हम तो पृथ्वी पे वास कर रहे हैं, तो पृथ्वी के जिस फेस के तरफ चंद्रमा आता है उसे हम देख पाते हैं और उसके अन्य भागों को नहीं देख पाते हैं। बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हमारा लेक्चर हो रहा है बहुत लंबा, फिर भी क्या करें, है कंटेंट ही इतना, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है कि छोड़ करके मैं बता दूं। अब चलो आते हैं, निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक बनाया जाता है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए आपसे कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, इसके लिए आपसे कान पकड़ के सॉरी। अब देखो, बात करते हैं अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे कि इनमें इनसेट, ठीक है, IRS, ठीक है, S2सेट, ये कुछ निर्मित उपग्रह है। निर्मित यानी कि कृत्रिम, हमारे नेचुरल यानी कि नेचर, हमारे ईश्वर, हमारे गॉड का दिया हुआ, हमारे श्री राम का दिया हुआ हमारे पृथ्वी के लिए। हमारे यहाँ पे एक ग्रह है चंदा मामा, लेकिन हम मनुष्यों ने, हमें जिस ईश्वर हमें जिस भगवान ने बनाया, हमने भी कहा कि भगवान जी आपने तो हमारे पृथ्वी पे कुछ ग्रहों का निर्माण तो किया है, लेकिन आप भी मुझे निर्माण किया, तो फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि हम भी कुछ निर्माण करके हम और आप जो है साथ साथ जो है कुछ चीज़ों का खोज करें। तो ये हुआ। एक व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने 21 जुलाई 1969, ये जानते हो, ये 6-9 यानी कि 6-9, 7-9 और 8-9 में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये 69, 79, 89 बहुत कंफ्यूज करता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ, आप देख लो, आपको भी कंफ्यूज करता है। देखो, तो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सतह यानी कि सरफेस, धरती। ओके, चलो आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा है क्या? अगला स्लाइड है ये धधकती हुई ज्वाला, जो एक आग का गोला है। इस गोले में जो भी आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य के बारे में कुछ जानकारी। देखो, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह हैं। ओके, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद आपका पृथ्वी के बाद क्या आता है, आपको मैं बताया हूं ना, मैं भी मिस कर रहा हूं। देखो, पहले बुध, फिर शुक्र आया, फिर पृथ्वी आया, फिर मंगल आएगा, फिर उसके बाद शनि आएगा, फिर आपका ये आएगा, जुपिटर आएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून आएगा। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्ष कहलाता है। ठीक है, वही कक्ष कहलाता है। ओके, चलो अब कुछ आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आगे है
प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु ये चीज़ें मैं जानकारी दे चुका हूँ। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए फिर से आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखो, पहले सूर्य है, सूर्य के बाद मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। तो इसको हटा दो ठीक है, इसको हटा दो, बच्चा है। ओके, लेकिन बच्चे बहुत बन के सच्चे होते हैं, इसलिए तो ये चला गया किसी और के घर में ताका झांकी करने, नहीं तो नहीं जाता। बात करते हैं सौरमंडल का। देखो सौरमंडल यानी कि सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के जो है ये सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, होते हैं। इन सभी को हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश वाले सोलर सिस्टम कहेंगे और कुछ नहीं। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ तो मदद करोगे, लाइक वाइक करोगे ना, शेयर तो जरूर करोगे। सौर परिवार का मुखिया सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इस सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का ही खिंचाव बल है जो इस पूरे के पूरे ग्रहों को, पूरे के पूरे सौरमंडल में विद्यमान उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, सभी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीकों में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, याद रखिएगा। यही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिस पे सौरमंडल टिका हुआ है, नहीं तो फिर तो हो जाएगा तहस नहस गया। ठीक है, हो जाएगा, बाय बाय, टाटा हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम के माध्यम से, क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो समझेंगे। ये है हमारा नक्षत्र मंडल, ठीक है, बिग स्पेयर। ठीक है, अब ये नॉर्थ स्टार क्या है? ओके, नॉर्थ स्टार क्या है मैं अभी बताता हूं। देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको समझाऊं तो आप समझ पाओगे। यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नक्षत्र मंडल है क्या। मैं बताऊं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये जो आकृति आपको विविध प्रकार की दिख रही है, ये तारों के द्वारा बनाया गया है। क्या है? ये तारों के द्वारा जो है बनाया गया है। जो बनाया गया है यही आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब देखो अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर दोनों एक ही नाम है, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, जैसे कि देख लो यहाँ पे। ओके, अब स्मॉल बिग बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। ये स्मॉल यानी कि लिटिल, ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, अब सप्तऋषि क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में सप्तऋषि एक मुनि हुआ करते थे। ठीक है, ये 7 तारों का समूह को हम सप्तऋषि का नाम देते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये सप्तऋषि, ठीक है, ये सप्तऋषि। अब चलो कुछ इसको इधर कर लेते हैं, इसको हम करते हैं इरेज हो ही नहीं रहा, चलो हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ध्रुव तारा, ध्यान से देखना, ध्रुव तारा, ठीक है। आओ देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कारण क्या था कि उस समय जो है हमारे पास कोई भी सैटेलाइट नहीं था, कोई भी ये लैंगिट्यूड लैटिट्यूड का निर्माण नहीं हुआ था। ये क्या उपग्रह है, क्या है, नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता था, जिसके कारण ये वॉच जो हम लोग बहुत प्यार से अपने हाथों में अपनी नरमी कलाई में पहनते हैं ना, घड़ी, उसका निर्माण नहीं हुआ था। ये या वाल में लगाते, उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो क्या पहले के लोग टाइम नहीं देखते थे कि कब रात हो जाएगा, कब शाम हो जाएगा, कब सुबह होगा, कब सूर्य निकलेगा, कब चंद्रमा निकलेगा, कब सूर्य अस्त होगा, कब चंद्रमा अस्त होगा? सब देखते थे। क्यों, कैसे और कहाँ पे? तो वो आसमान में प्यारी प्यारी चमकती हुई तारे जो हैं आपको दिखाई देती थी, आप नहीं, हमारे पूर्वजों को। ठीक है, तो उसमें एक तारा था जिसका नाम था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को ही हम लोग नॉर्थ तारा यानी कि ये देखो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार यानी कि उत्तरी तारा कहते हैं। ठीक है, क्या है? उत्तरी तारा कहते हैं। बात करते हैं तो इसकी सहायता से वो देखते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। बस यही है।
ये देखो मैन एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डिनोट करके, देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो फिर समझने का कोशिश करो। वैसे तो नहीं कहूँगा कि नहीं, समझना तो पड़ेगा, आप जैसे समझो। ये हो क्यों नहीं रहा मेरे भाई, पिटाएगा क्या ये? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये लोग समझते क्या हैं अपने आप को, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलो अब देखो यहाँ से, ओहो सॉरी, अब देखो ये मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ओके, मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है और ये सन जो है हमारे बीच में है और ये जो है पूरे के पूरे स्टार जो हैं ये आपके चक्कर लगा रहे हैं, 4 इधर और 4 बाहर। कुछ चीज़ों की जानकारी अगर मैं नहीं दे पाया हूँ तो ध्यान से देखना। ये जो आपके स्टार जो दिखते हैं, जो सॉरी स्टार नहीं, प्लैनेट्स, ग्रह, ये जो है ग्रह 8 जो हैं आपके ग्रह, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे हैं, तो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? पहले पीछे आते हैं डायग्राम पे, पीछे डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे आए तो देखो ये जो बीच में आपको देखने को मिला, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पे जो देखने को मिला है, मंगल और जुपिटर के बीच, मंगल और जुपिटर के बीच ये 4 ग्रहों को इंटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं और इसको हम बाह्य, इंटीरियर यानी कि आंतरिक, और उसके बाद आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाह्य प्लैनेट्स कहते हैं। आप नोट कर लो, इंटीरियर और आउटर प्लैनेट्स, इसको रॉक प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसे किसको रॉक प्लैनेट्स कहते हैं? देखो अब देना नहीं चाहिए जानकारी, मैं दे रहा हूं। इसे रॉक प्लैनेट्स भी कहते हैं, ROCKY, रॉक प्लैनेट्स, P फॉर प्लैनेट्स। और इसे हम लोग गैसीय प्लैनेट्स कहते हैं, गैसीय प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स को गैसीय प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स को रॉक प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लो, क्या करो, नोट कर लो। बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ सको। ओके, अब चलो आगे की ओर हम चलते हैं अपने स्लाइड पे, फटाफट से अपने समय को बिना व्यर्थ किए। अब देखो क्षुद्र ग्रह की मैं बात करूं तो क्षुद्र ग्रह की देखो, ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत ग्रहों के टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि मैं पहले जानकारी दे दिया हूं। ठीक है, तो वही क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये उल्का पिंड, ये कुछ इस भांति दिखता है उल्का पिंड। ओके, अब देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये है हमारा आकाशगंगा, जो कि इतना खूबसूरत दिखता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें कुछ भी मैं ड्रॉ करूं। ओके, अब देखो ये है आकाशगंगा से रिलेटेड। देखो तारों वाली खुले आसमान में एक और से दूरी और तक फैली सफेद पट्टी, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक पेटी, यह लाखों तारों का समूह है। क्या है, क्या है? लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारे सौरमंडल इस मिल्की वे का एक भाग है। प्राचीन भारत की कल्पना प्रकाश की ही भाग बहती नदी से की गई है। इस प्रकार का नाम आकाशगंगा पड़ता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों लाखों गैसों की एक प्रणाली है, जो कि मैं पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। स्लाइड आपकी आगे आ रही है। ओके, चलो अब मैं आगे की ओर कंटिन्यू करूँ। चलो आगे ये देख लो। ओके, अब ये देखें तो थोड़ा सा देख लो ब्रह्मांड, थोड़ा सा देखो ब्रह्मांड। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। क्या है? अत्यधिक कठिन है। आप देखो, अगर आपके पास NCERT बुक है तो एक बार उस बुक को उठा लेना। ठीक है, फिर देखना, देखोगे तो क्या इससे ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ाया गया है? तो कुछ नहीं पढ़ाया गया होगा। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेटर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो हमारी क्लासेस तो इसको लाइक कर देना। अगर चाहते हो कि ये लेक्चर आपके दोस्त भी देखें, आप उन्हें भी शेयर कर देना। तो आज के लिए फिर इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या नहीं।
तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट।